हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। जो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और आज हम चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर पीरियोडिक टेबल के बारे में, और हम बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमने पढ़ा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए। दो क्लासिफिकेशंस जो हम जनरली पढ़ते हैं, जिसमें से हमने पहला पढ़ा बोर क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, दूसरा हमने पढ़ा दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन जो आज की डेट में हम लोग मानते हैं, उसमें हमने इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज़ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, द लास्ट वन इज एफ ब्लॉक। ये 4 पार्ट में हम लोग आते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल को जो है डिवाइड करा। अब बच्चों, पीरियोडिक टेबल में इन 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो पुरानी क्लासिफिकेशन से चेंजेस है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला चेंज जो पुरानी क्लासिफिकेशन और नई क्लासिफिकेशन में आया, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए आपको मिलेंगे, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, इस तरीके से। These numbers are now changed and now there are basically 18 groups present. तो पहले जो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी हुआ करता था, आज की डेट में वो हट गया है। पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ए है। सेकंड ग्रुप कौन सा है, तो सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो सेकंड ए है। लेकिन थर्ड ग्रुप की बात करें तो वो थर्ड ए ना होकर क्या हो जाता है बच्चों, वो थर्ड ए ना होकर थर्ड बी कहलाता है। यानी कि जो थर्ड बी ग्रुप हुआ करता था वो थर्ड ग्रुप के सामने आ रहा है। तो थर्ड बी इज टुडेज थर्ड ग्रुप, फोर्थ बी इज टुडेज फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ बी इज टुडेज फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ बी इज टुडेज सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ बी इज टुडेज सेवन्थ ग्रुप। अब एक बात आपको याद होगी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था या जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी, उसके हिसाब से 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट आया करते थे, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, या रुबीडियम, पैरिडियम, या ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। याद है आपको? ये 3 एलिमेंट उसमें आया करते थे, इसके अंदर जो 8th ग्रुप हुआ करता था। अब इस 8th ग्रुप को यहाँ पर 8th ना बोलकर क्या बोला गया, 8, 9 एंड 10। तो रोमन नंबर हटा दिए गए, इस 8th ग्रुप को यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, 8, 9, 10, 8, 9, 10। हालांकि रखे आज भी साथ साथ हैं, लेकिन अभी इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, वंशिका, अभी इन्हें क्या बोलते हैं, 8, 9, 10। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद याद करिएगा, फर्स्ट ए था, फर्स्ट ए के बाद आया फर्स्ट बी, और अब फर्स्ट बी कौन सा हो गया, 11th हो गया। सेकंड बी कौन सा हो गया, 12th हो गया। थर्ड ए इज 13th, फोर्थ ए इज 14th, फिफ्थ ए इज 15th, सिक्स्थ ए इज 16th एंड सेवन्थ ए इज 17th। जो 8th ए ग्रुप एक तरीके से हम बोलते हैं, जो कि गलत है, 8th ए, हालांकि उस समय भी इसको 0 ग्रुप बोला गया था, पर अब इसको 18th ग्रुप बोला जाता है। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो सबसे बड़ा बदलाव आया क्लासिफिकेशन में, वो बदलाव क्या आया कि हमें ग्रुप के नाम चेंज करने को मिल गए। अब हम जो ग्रुप के नाम लिखते हैं बच्चों, वो नाम कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, वो नाम हम 1 to 18 लिखते हैं। तो बच्चों, इन 18 ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, इन 18 ग्रुप्स को हम बोलेंगे यहाँ पर, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज अ फैमिली एंड यूजुअली नेम आफ्टर द फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट नंबर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सम ग्रुप्स आर गिवन टिपिकल नेम्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो समझते हैं। ठीक है जी, देखिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है। अब जैसे ही जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप जिसे हम पहले बोला करते थे, जो आज की टाइम में फर्स्ट ग्रुप है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के आखिरी में इलेक्ट्रॉन्स कौन सा आएगा, कहाँ पर आएगा फर्स्ट ग्रुप के आखिरी में इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों S1 में। कहाँ आएगा, इसमें S1 में आएगा, ये हमने याद करा था। एंड दे आर नोन एज एल्कलाइन मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एल्कलाइन मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही दिक्कत है कि हाइड्रोजन को मेटल्स के ऊपर रखा हुआ है, जो कि गलत है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन दे आर नोन एज एल्कलाइन मेटल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कौन सा है एल्कलाइन मेटल, तो आपको बताना होगा हाइड्रोजन नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे कौन से हैं ये एल्कलाइन मेटल्स हैं। तो कौन कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, दीज आर नोन एज एल्कलाइन मेटल, और ये फर्स्ट ग्रुप के होता है। सेकेंड ग्रुप की बात की जाए तो सेकेंड ग्रुप के आखिरी में क्या आ रहा है बच्चों, सेकेंड ग्रुप के आखिरी में आ रहा है S2, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। तो ये आप नोट करते रहें साथ साथ, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। तो हमने पहले पढ़े एल्कलाई मेटल, और फिर दूसरे आए हमारे पास कौन से, एल्कलाई अर्थ मेटल। इसके बाद बच्चों एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप की बात की जाए, थर्ड ग्रुप यहाँ गलत लिखा हुआ है बेसिकली, इसको मैं ज़रा सही कर दूँ, इज आर नॉट थर्ड ग्रुप, एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप है ये बेसिकली। 14 ग्रुप कौन सा है, 14 ग्रुप है बच्चों ये ना, 14 भी नहीं है, 15 है, सॉरी, इसको सही करेंगे यहाँ पर। ये कौन सा ग्रुप है, 15 ग्रुप। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है बच्चों क्या, निकोजेंस। क्या कहा जाता है, निकोजेंस। द 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजेंस। क्यों कहा जाता है इन्हें निकोजेंस, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। वाई दे आर नोन एज निकोजेंस। निकोजन का मतलब होता है, नहीं PH नहीं है बेटा, PN है, PN, इट इज PN, PN। निकोजेंस, ठीक है। निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग एलिमेंट्स या सफोकेटिंग गैसेस। असल में अगर इसका नाम देखें कहाँ से आया, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि नाम कहाँ से आया है। तो ये जो हमारे पास इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये नाम कहाँ से आता है कि हम एयर की बात करते हैं, एयर में 79% के आसपास नाइट्रोजन है और 20% के आसपास जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऐसा कह सकते हो आप कि अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो एयर में क्या बचेगा, जनरली हम कहेंगे नाइट्रोजन बचेगा। सर सारा ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा, नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये आपका दम घोट देगा, आपको सफोकेट कर देगा, क्योंकि आप नाइट्रोजन में सांस नहीं ले सकते। तो वहाँ से निकोजन वर्ड आया, सफोकेटिंग गैसेस। द निकोजन वर्ड मीन्स सफोकेटिंग गैसेस। तो ये सफोकेट कर रही थी गैस, इसीलिए इसका नाम निकोजन रखा गया। फिर बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम के बारे में। इनका भी स्पेशल नाम है। इनका क्या स्पेशल नाम है जी, इनका स्पेशल नाम है कैल्कोजेंस। क्या नाम है इनका, कैल्कोजेंस या चेल्कोजेंस भी आप कह सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन फैमिली तो आप बोलोगे ही, वो तो सिंपल नाम हो ही गया कि ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये फ्लोरीन फैमिली है, ये बेरियम फैमिली है, ये लिथियम फैमिली है, ये स्कैनेडियम फैमिली है, ये आयरन फैमिली है। वो तो नाम है ही, वो तो है ही, हम बोल ही रहे हैं। स्पेशल नेम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 16 ग्रुप है, इनका स्पेशल नेम क्या होता है बच्चों, इनका स्पेशल नेम होता है चेल्कोजेंस। क्या नाम होता है इनका, चेल्कोजेंस। नाउ व्हाई दे आर नोन एज चेल्कोजेंस, इन्हें चेल्कोजेंस क्यों कहा जाता है, अगर इसकी बात करें तो चेल्को का मतलब होता है चाक, और चाक बोलते हैं हम किसको, चाक हम बोलते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट्स को। वो एलिमेंट्स जो और फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो माइंस में, अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो चेल्कोजन है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सर इसके अंदर ऑक्सीजन मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, टेलुरियम मिल रहा है और पोलोनियम मिल रहा है। अगर आपको ओर्स याद हो थोड़ा बहुत भी 10th क्लास में जो आपने ओर्स पढ़े थे, बॉक्साइट और एल्यूमिनाइट और कार्बोनाइट और सिनेबर है ना रौनक, ये सारे जो ओर्स आपने याद करे थे, इनमें या तो क्या होते थे, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता था जैसे ZnCO3 एक और होती थी, या सल्फ़र होता था जैसे HgS, FeS, Fe2O3, Al2O3 डॉट समथिंग समथिंग। तो ये सब क्या होते थे, ये सब ओर्स होते थे जिनके अंदर या तो ऑक्सीजन मिलता था या सल्फ़र मिलता था। ज़्यादा हम इन सबको बाद में ऑक्साइड बनाते थे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके। पढ़ा था रोस्टिंग कैल्सिनेशन किसी ने कभी ज़िंदगी में? वैसे तो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत टॉपिक कट गया था, बट फिर भी हमने कराया था आपको ये टॉपिक। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते थे। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं चेल्कोजेंस, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है फ्लोरीन फैमिली का। फ्लोरीन फैमिली को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया हेलोजेंस। क्यों नाम दिया गया इनको हेलोजेंस, कौन बताएगा, जल्दी से बताएंगे मुझे। वाई दे आर नोन एज हेलोजेंस, यस वेरी गुड, एक्सीलेंट, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, यस ठीक है। देखो हेलो वर्ड मैंने आपको बताया था आपकी 10th क्लास में 2 जगह पर आता है हेलो। कौन कौन सी 2 जगह पर आता है हेलो? वैसे तो बहुत सारी जगह पर आता है, जैसे फ़ोन उठाती हम बोलते हैं हेलो, जैसे कि जगराता करते हुए जो जागरण करने वाले हैं वो भी बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग हेलो। सो हेलोजेंस मीन्स क्या, या व्हाट इज हेलो? हेलो वर्ड बच्चों 2 जगह आता है, कहाँ कहाँ आता है याद रखिएगा। सॉल्ट में तो मिश्री ने बता दिया और निहारिका ने बता दिया, सॉल्ट। और एक वर्ड आता है ये फिजिक्स में, फिजिक्स में हेलो का मतलब होता है क्या, एक सर्कुलर लाइट एक तरीके से। अच्छा सर्कुलर लाइट नहीं बोलते हैं इसको, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। बेसिकली आपने कभी आकाशवाणी सुना? आकाशवाणी एक चीज़ होती थी पुराने ज़माने में, महाभारत देखी होगी, लास्ट ईयर लॉकडाउन में सबने महाभारत देखी है, तो उसमें क्या होता था, आकाशवाणी होती थी, है ना। आकाशवाणी में क्या होता था, आकाश से बादल से क्या है गोल सी लाइट आती थी, और वो लाइट के बाद एक बात आती थी, कोई बात बोलता था, तो वो जो गोल गोल लाइट वहाँ से आ रही है, दोज हेलोज विच आर फॉर्म आर कॉल्ड हेलो। ऐसे ही ये गोल गोल लाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम थिएटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। किसी को जैसे मान लो कोई एंकर है जो थिएटर कर रहा है, या कोई एक्टर है जो थिएटर कर रहा है, तो स्पॉटलाइट कहने के लिए जो स्पॉटलाइट होती है वो कैसी लाइट हो जाती है, वो हेलो लाइट हो जाती है। तो हेलो वर्ड फिजिक्स में भी आता है बच्चों, और हेलो वर्ड केमिस्ट्री में भी आता है। तो केमिस्ट्री का हेलो वर्ड क्या कहलाता है, केमिस्ट्री का हेलो वर्ड कहलाता है दैट इज सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम दिए गए। अच्छा इसके बाद 8th ग्रुप की बात करी जाए, 18th ग्रुप की, आई एम सॉरी, तो 18th ग्रुप में इनको नोबल गैसेस कह देते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ये कोई बताएगा इसका क्या नाम होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड का, इस वाले ग्रुप का, ग्रुप नंबर 11th का, ग्रुप नंबर 11th का क्या नाम होता है? हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कहूँ कि तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। नॉन रिएक्टिव नहीं, नॉन रिएक्टिव नहीं बोलते, इन तीनों को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं क्वाइन एज मेटल। तो ये क्वाइन एज मेटल कहलाते हैं, याद है ना, इनके सिक्के बनते थे, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के सिक्के बना करते थे, क्वाइंस बना करते थे एक ज़माने में, तो इनको क्वाइन एज मेटल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछता हूँ जनरल नॉलेज का, इंडिया में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनते थे, वो कौन सा राजा था, बिना चीटिंग करे बताना, वो कौन सा राजा था जिसने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को हटाकर फिर कॉपर के कॉइन्स जो है मार्केट में रिप्लेस कर दिए थे, बताओ। चलो तो वो सारा हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, असल में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आ जाती है, कभी कभार पूछ लेता है कोई, वाइवा में पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम आप अपनी केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना, फ़ायदा क्या फिर केमिस्ट्री पढ़ने का, नहीं तो फिर तो रटना ही है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। किसी को मालूम है? शिवाजी नहीं थे, शिवाजी नहीं थे भाई, शिवाजी बेचारे ऐसा काम नहीं करा। उस राजा के नाम पे आजकल एक मुहावरा भी है, चलो मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं। उस राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक मुस्लिम राजा था, एक अरेबिक राजा था, जिसने क्या करा था, जिसने सारे सिल्वर और गोल्ड के कॉइन अपने पास रख लिए थे और मार्केट में कॉपर के कॉइन चला दिए थे। और इसकी खास बात थी मोहम्मद बिन तुगलक की खास बात क्या थी, ये जो कहता था वो काम करना, मतलब ये इसका जो मन करता था वही काम बोल दिया करता था। ये सुबह उठता था, सोचता था आज ये काम करवाना है, आज सड़कें खोद दो जी। ये कहता आज के बाद कोई रात को शाम को खाना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, तो मतलब कुछ भी फरमान जारी कर दिया करता था। तो आज की डेट में जैसे अभी कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी जी को बोलते हैं कि वो तुल्लगी फरमान देते हैं, यानी कि जब जो मन करा तब वो वाला फरमान दे दिया, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये हो गया कुछ एक जनरल नॉलेज की बात, और साइंस में भी एग्ज़ाम में आता ही है, तो ये आपको याद रखना ही है कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं फ़िलहाल अपने पीरियोडिक टेबल के आगे डिटेल के बारे में।
तो आइए बच्चों बात करते हैं अब एक एक करके सभी ब्लॉक्स के बारे में। और जो पहला ब्लॉक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कौन सा, एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक क्यों कहा गया था, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एस ब्लॉक इसलिए कहा गया था कि दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एनएस एनर्जी शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, एनएस एनर्जी शेल में एंटर करेगा, तब उस ब्लॉक, उस इलेक्ट्रॉन को या उस एटम को कहा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आती है। क्या आती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे लिखोगे NS122, या तो NS1 होगा या NS2 होगा। यानी कि S में या तो 1 आता है और S में या फिर 2 आता है, ये आता है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में S में या तो 1 आएगा, एस ब्लॉक में या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो लास्ट में NS1 या NS2 आता है। इनकी अगर बात की जाए, इसके अंदर मिलने वाले एलिमेंट्स की बात की जाए, तो एस ब्लॉक एक टिपिकल मेटल है। क्या नाम बताया था मैंने अभी फर्स्ट ग्रुप का, एल्कलाई मेटल बताया था ना, एल्कलाई मेटल। तो इसका मतलब इसके अंदर मिलने वाले सारे एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या हैं, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर एल्कलाई मेटल्स हैं और टिपिकल मेटल्स हैं। यानी कि इनका मेटलिक कैरेक्टर बहुत तगड़ा होता है, इनका मेटलिक कैरेक्टर बहुत तगड़ा होता है। तो दीज आर टिपिकली मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल। अच्छा सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्ट कैसे होते हैं, जैसे आपको याद होगा कि कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, सोडियम है ना। तो सोडियम इज द मेटल विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ ओनली। इसके बाद हमने कहा कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है क्योंकि आराम से पिघल जाते हैं ये, है ना। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा है, कम है, ये आराम से पिघल जाते हैं। एंड हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अच्छा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको अभी नहीं पता होगा। अब अगर आपने 10th में पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको भी बताऊंगा ये क्या क्या होता है। आप सीधा आएंगे थर्ड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट भी हम पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम आप आएंगे सीधा थर्ड पॉइंट पर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडिली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। बहुत रिएक्टिव होते हैं ये। कैसे होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। अच्छा ये इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं मिष्टी, कि सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करोगे हवा में तो हवा में आग लग जाएगी। तो कहाँ स्टोर करना पड़ता है स्नेहा, कहाँ स्टोर करना पड़ता है इनको, कार्तिक कहाँ स्टोर करना पड़ता है, एयर टाइट में नहीं, एयर टाइट में नहीं करते हैं स्टोर। इसको कौन बताएगा जल्दी से, यस निहारिका, यस अंशिका, वेरी गुड आंसर। दैट इज केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है। तो लिख लेंगे ये अलग से बात, वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी लिख लेंगे। सोडियम पोटेशियम आर केप्ट और स्टोर अंडर केरोसिन। ये पानी में भी स्टोर नहीं कर सकते, पानी में भी आग लगा देगा। मैंने बताया था ना जब हम 10th पढ़ रहे थे, तो ये पानी में भी आग लगा देता है, केरोसिन में। पेट्रोलियम में भी नहीं बेटा, सिर्फ केरोसिन में। पेट्रोल में भी नहीं रखोगे, केरोसिन में रखोगे, नहीं तो नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर अंडर या स्टोर इन द केरोसिन। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए सेकेंड ग्रुप की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। क्या लाइन बताने वाला हूँ कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अच्छा एस ब्लॉक में कितने आ गए, 2 आ गए। कौन कौन से, एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाई अर्थ मेटल। है ना। इसमें अगला जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो क्या है, वो है फ्लेम कलर। फ्लेम कलर केरोसिन में नहीं लगेगी, नहीं। केरोसिन में क्या होता है बेसिकली, केरोसिन क्योंकि थोड़ा डेंसिटी हाई होती है तो वो इसको रिएक्ट करने से रोक देती है। असल में ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं मिस्ट्री। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली वो एक तरीके से एक इन्फ्लेमेबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नुकसान पहुंचाती है, मतलब बर्निंग कॉज करती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो इसलिए फिर हम उसको वहाँ पर स्टोर नहीं करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में बच्चों, फ्लेम कलर के बारे में। ये क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद हो तो इसको थोड़ा सा मिलता जुलता ये वाला टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था,
ये हमने पढ़ा था बच्चों इन स्पेक्ट्रम। याद है स्पेक्ट्रम पढ़ा करते थे हम, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम पढ़े थे, है ना। वहाँ पर हमने क्या कहा था, वहाँ पे हमने कहा था कि अलग अलग एटम अलग अलग तरह की लाइट्स को, कलर्स को, कलर और फ्लेम को कलर देते हैं। अलग अलग एटम अलग अलग फ्लेम कलर देते हैं। तो फ्लेम कलर जो देते हैं उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ लाइट या मेटल्स। कैसे बोलते हैं मैं समझाता हूँ। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ बच्चों, है ना, हाँ फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ अगर मैं, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखेंगे कि लिथियम जो है वो कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है। सोडियम कैसा दे रहा है, येलो कलर दे रहा है। पोटेशियम कैसा दे रहा है, वॉयलेट दे रहा है। और रूबिडियम कैसा दे रहा है, रेडिश वॉयलेट। अब ये पता नहीं क्यों रेड है, लेकिन रेडिश वॉयलेट है। और सीजियम कैसा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। तो ये क्या है, कलर टू फ्लेम है। यानी कि इनको या इनके सॉल्ट्स को जलाओगे तो ये कलर टू फ्लेम देंगे। तो इस तरह के फ्लेम में कलर देते हैं। कौन से एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स। दोनों मतलब क्या, एल्कलाई मेटल भी और एल्कलाई अर्थ मेटल भी। हाँ बिल्कुल दूंगा बेटा, नोट्स में भी टेबल दूंगा, टेंशन मत लो। एल्कलाई मेटल भी और एल्कलाई अर्थ मेटल भी, ये वाला कलर इस तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे कलर आपको मिलेंगे। अब एल्कलाई अर्थ मेटल में एक खास बात आती है, वो क्या आती है, एल्कलाई अर्थ मेटल में जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं, कौन होते हैं, बल्कि एक टेबल मुझे और मिला है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। फोटो ज़्यादा अच्छी है, आई मीन ज़्यादा क्लियर है थोड़ी सी। जो एल्कलाई अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या है, लिथियम स्कारलेट रेड कलर दे रहा है, सोडियम येलो दे रहा है। अच्छा अभी यहाँ पर इन्होंने क्या करा, पोटेशियम का कलर लिलियक लिख दिया। अब वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन जो एल्कलाई अर्थ मेटल है उनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देंगे। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है। कंपटीशन में क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझना। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, नेम टू एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक विच डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। तो वो दो एलिमेंट मैंने यहाँ नोट्स में लिखवा रखा है, कौन, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सारे कलर देंगे, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दे पाते, ये कलर इसलिए नहीं दे पाते, इसका रीज़न होता है, हालांकि वो रीज़न हम आगे समझेंगे, पर इसका रीज़न होता है क्या, बिकॉज ऑफ वेरी हाई, इनकी बहुत ज़्यादा होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। इनका इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नहीं जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नहीं जाएगा आसानी से तो नीचे नहीं आएगा, और नीचे नहीं आएगा तो कलर नहीं देगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कहाँ से आ गया, तो ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। हमने वहाँ देखा था कि जब कभी किसी एटम में आग लगाई जाती है या उसको एनर्जी दी जाती है तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल में चला जाता है। जब वो वापस अपने शेल में आता है तो वो क्या करता है, वो कलर देता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम देता है या कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ रिसीक्रेट करता है, जिसको हम उसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये कलर ही नहीं दे पाते। तो दीज आर द एक्सेप्शन, याद रखिएगा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द एक्सेप्शन टू फ्लेम कलर टेस्ट। अच्छा अब ये टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, याद है मैंने बताया था, जैसे मान लो यहाँ पे कैल्शियम है, अब कैल्शियम कैसा कलर दे रहा है, ब्रिक रेड कलर दे रहा है। अच्छा इसमें सिर्फ कलर नहीं होता, पर्टिकुलर वेवलेंथ की भी बात करेंगे। सिर्फ कलर नहीं है, वेवलेंथ भी कौन सी होगी और क्या होगी। वेवलेंथ समझते हो ना, लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो ब्रिक रेड कलर जो आ रहा है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। हमने कहा था यूरिन का टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे स्टमक में स्टोन है या नहीं है, वो भी इससे पता लगा सकते हैं। या मान लीजिए कोई अननोन कंपाउंड मिला, उस अननोन कंपाउंड में से हमने आइसोलेट करा अलग अलग एलिमेंट्स को या अलग अलग कंपाउंड्स को, अलग अलग मोलिक्यूल्स को, और जब उनको बर्न करके देखा तो हमें अलग अलग फ्लेम मिलते हैं, तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं क्या, कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है क्या, पता लगाने का, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल का पता लगाने का। क्या सिर्फ एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल कलर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और भी देते हैं, पर ये सारे देते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये सभी के सभी फ्लेम में कलर देंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम।